जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार लेट्स स्टार्ट नाउ में। हमारी जो परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, आज उसमें एक और पार्ट हमने ऐड किया है और ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत क्या है? देखो, अगर केवल दो डाटा दिया होता, अब की बार हमारे पास तीन डाटा दिए हैं, 30%, 25% और 25% की कमी। तो आप अगर दो दिए होते तो आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते थे, जो बेहद आसान था। पर अगर तीन डाटा दिए हैं तो आप इसे करोगे रेशो मेथड से। देखो, रेशो मेथड क्या होता है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बोली है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 3/10। इसका मतलब क्या है? यदि पहले हमारे पास 10 था तो आज 3 की वृद्धि हुई है, तो 10 में 3 जोड़ने के पास आज हमारे पास कितना होगा? 13। आगे बोला है कि 25% की वृद्धि हुई है। 25% की फ्रैक्शन हमारे पास होती है 1/4। यानी कि यदि पहले मेरे पास 4 था तो अब 1 का इंक्रीज हुआ है, तो 4 से बढ़ के अब कितना हुआ है? 5। फिर बोला है 25% की कमी। 25% की कमी का मतलब होगा 1/4। यानी कि यदि पहले 4 था तो अब की बार 1 की कमी हुई है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। अब आप इसे सिंपली जो संख्या कटती है उसे काट सकते हैं। देखो, 5 से हम डिवाइड कर देंगे 10 को 2 बार, तो 2 की गुणा 4, 4 16, 16 दूनी 32, 32। और यहां पर मेरे पास 13 तिया 39। यानी कि पहले अगर मेरे पास संख्या 32 थी, आज 39 है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 7 का इंक्रीज हुआ है। किस पर? 32 पर। और परसेंटेज के लिए हम सिंपली 100 से गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज में कितना है हमें बताना है। आप सभी से हमने समझा है कि 100/32 की रेसिप्रोकल वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 3.11। आप देखो, 7 की गुणा 3 में करेंगे 7 तिया 21, और 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 की 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 21.77% हमारे पास होगा। और उसने बोला है कि निकटतम पूर्णांक क्या होगा? देखो, 21% की वृद्धि हुई है क्योंकि प्लस इंक्रीज हुआ है। 21.77 किसके नजदीक है? 22% के नजदीक। देखो, अगर 21.50 से कम होता तो 21 निकटतम पूर्णांक जाता, फिर 21.5 से ऊपर है तो 22 निकटतम पूर्णांक जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए, अब की बार एक और क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत का ज्ञात करें। अब की बार हमारे पास 4 डाटा दिया। देखो, यहाँ पे 40% की वृद्धि है, यहाँ पर 25% की कमी है, यहाँ पर 15% की वृद्धि है और यहाँ पर 20% की कमी है। तो एक बार हम सभी को समझते हैं। देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? हम सभी जानते हैं 40% होता है 2/5। आगे बात कर लीजिए 25% की कमी, और 25 देखो वृद्धि है तो हम प्लस कर देंगे, और 25% की कमी का मतलब होता है 1/4 यानी कि कमी। फिर आगे बोलता है 15% की वृद्धि। 15% की फ्रैक्शन मेरे पास कितनी होती है? आप सभी को पता है। देखो, 5% होता है 1/20, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगी? 3/20। और इसमें भी क्या बोला है? वृद्धि बोला है, तो 3/20 का मतलब यहाँ पे प्लस कर देंगे 3। और आगे बोला है 20% की कमी। 20% की फ्रैक्शन होती है मेरे पास 1/5, और इसमें है कमी। अब आपने समझना है। देखो, यदि संख्या मेरे पास पहले 5 थी तो अब 5 में 2 बढ़ने के बाद अब मेरे पास संख्या कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे क्या है कि पहले 4 थी तो अब 1 की कमी हुई है, 4 में से 1 कम करेंगे तो मेरे पास बचे कितना? 3। 30% देखो, 15% का मतलब होता है 3/20। यानी कि यदि संख्या पहले 20 थी तो अब 3 की बढ़ के हुआ है, तो हमारे पास कितना हुआ है? 23। और अगर 1/5 का मतलब होता है कि पहले अगर 5 था तो अब 1 कम करने के बाद हमारे पास कितना बचा है? 4। अब आप सिंपली जो कटता है उसे काट सकते हैं। देखो, ये 4 से पूरा 4 डिवाइड हो जाएगा। 20 पंजे 100, 100 की 5 में गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? सिंपली 500। अब हमें यहाँ गुणा करना है। देखो, 7 तिया 21, 21 की गुणा करनी है हमें 23 में। 21 की 2 में गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420, और 21 तिया 63। 420 में हम 63 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 483। देखो, हमारे पास पहले 500 था, अब 483 हुआ है। कितने की कमी हुई है? 17 की कमी है। और ये हमें परसेंटेज में बताना है। अगर संख्या में पूछता तो केवल 17 की कमी है। 17 की कमी है। कमी है किस पर? 500 पर।
और परसेंटेज के लिए हम सभी जानते हैं 100% से गुणा करते हैं। और देखो ये 2 जीरो से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 तिया 15, और हमारे पास कितना बचा है 2, और 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 3.4% की क्या होगा हमारे पास माइनस में आया, इसलिए क्या होगा कमी। देखो हमारे पास ये भी कमी वाला ऑप्शन है, वृद्धि तो हुई नहीं, ये तो हम पहले कैंसिल कर सकते थे वृद्धि वाले, इन दो में से एक आंसर होगा। और हमारे पास कितना है 3.4% की कमी, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें थोड़ा जो परसेंटेज का डाटा है वो थोड़ा डिफिकल्ट लिया है। देखो फ्रैक्शन में है 16 सही 2/3, 57 सही 1/7%, 37.5%। अब की बार थोड़ा डाटा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट डाटा के साथ हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं ध्यान से समझिएगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16 सही 2/3%। आप सभी को पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे पास 1/6। इसका मतलब क्या है कि यदि पहले जनसंख्या 6 थी तो अब 1 की वृद्धि हुई है, क्योंकि वृद्धि की बात कर दी है, 6 में 1 जोड़ दिया तो मेरे पास अब कितना हो जाएगा 7। लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई है। आप सभी को पता है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे पास 3/8, क्योंकि 1/8 12.5, तो 12.5 का 3 गुना करेंगे तो 37.5, यानी कि 3/8। अगर जनसंख्या पहले 8 थी और इसने बोला है कमी हुई है, 8 में से 3 कम कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 5। और फिर तीसरे वर्ष में बोलता है 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है। देखो आप 57 सही 1/7% को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 57 सही 1/7 को लिख सकता हूं मैं 50% प्लस 7 सही 1/7%। और आप सभी को पता है 50% होता है 1/2, और 7 से 1/7 होता है 1/14 है। यहाँ पे भी 14 है तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दो, ऊपर भी 7 से गुणा कर दोगे तो हमारे पास आएगा 8/14 है, जिसे हम सिंपली बोल सकते हैं 4/7। यानी कि 37.5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 37%, 4/7। यानी कि अगर पहले 7 थी तो अब 4 बढ़ के अब कितना हो जाएगा 11, कि 4 जोड़ेंगे साथ में तो अब कितना हो जाएगा 11, ये हमें बताना है। देखो जो कटता है सेम वही काट देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर 8 के 6 में गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 48, और 11 के 5 में गुणा करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 55। अब इसने क्वेश्चन बोला 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 2,75,000 है। यहाँ पे जनसंख्या पहले 48 थी, अब कितनी है 3 साल बाद 55, यानी कि 55 यूनिट हमारे पास किसके बराबर होगा 2,75,000 के बराबर, 2,75,000 के बराबर। देखो ये इससे पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है 5 बार, यानी कि इससे कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आएगा 5,000। हमसे पूछा है 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी यूनिट है 48, तो हमें 48 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो 48 की गुणा इधर कर देंगे और 48 की गुणा इधर कर देंगे। और 48 का आधा आप सभी को पता होता है कितना 24, क्योंकि 48 पंजे कितना हो जाएगा 240, और 3 जीरो हमारे पास कितने आ जाएगी, तो मेरे पास संख्या कितनी होगी 2,40,000, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 2,40,000 होगा, जो कि आपके पास 1 जीरो मिस हो गई है। हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर 259.20 हो, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% क्या होगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोला है दूसरे वर्ष के अंत में, तो हम बात दूसरे वर्ष से शुरुआत करेंगे। देखो अगर मैं बोल दूं पहले साल, दूसरा साल, तीसरा और चौथा साल, हम देखो अगर हमसे पूछता पहले साल की बात करते तो हम 100 पहले साल को मानते हैं। यहाँ दूसरे वर्ष का जिक्र है तो हम 100 भी किसे मान के चलेंगे दूसरे साल। मान लेते हैं यदि पहले दूसरे साल उसके पास 100 रुपए बढ़ के आए हैं तो इसका 20% बढ़ेगा, तो 100 का 20% 120 हो जाएगा। और तीसरे साल फिर 20% बढ़ाए, चौथे साल फिर 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा 144। सिंपल समझ पाए होंगे। देखो 100 से 120 कैसा हुआ है 20% का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी कितने का इंक्रीज हुआ है 20%, तो यहाँ पे भी 20% का इंक्रीज करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144। परसेंटेज में 20% बढ़ा है। उसने बोला है कि देखो तीसरे और चौथे वर्ष के अंतर, ये देखो ये तीसरा साल है, ये हमारे पास चौथा साल है, इन दोनों को कीमतों में अंतर कितना है, तो 144 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 24, क्योंकि 144 में से 120 माइनस करेंगे तो 24, और अंतर कितना दिया हुआ है
24 यूनिट किसके बराबर होगा? 259.20। हम 24 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो 1 यूनिट का मान हमें निकालना है, कितना होगा? देखो 24 एकम 24, अब हमारे पास कितना बचता है? 10। देखो ना चलने की 0 हो जाएगी, 19, 19 में 24 का पढ़ा चलेगा तो 19 192, और 24 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा? 192। यानी कि 1 यूनिट का मान है 10.8। और क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का 40%। दूसरे वर्ष के अंत में कितना था? 100, तो 100 का 40% कितना होगा? 40। तो हमें यहाँ पे भी 40 रख देना है, 40 यूनिट का मान, तो यहाँ भी 40 यूनिट का मान हमें रखना है। तो देखो ये 0 हट जाएगी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि दशमलव से 0 खत्म, और 432, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, फिर x% की वृद्धि अथवा कमी, यह हमें बताना है कि x% की वृद्धि हुई या कमी की गई, तो संख्या में कुल 31.25% की वृद्धि हुई, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी कि x का मान भी हमें ज्ञात करना है कि उसमें वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। देखो अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 3 डाटा दिए हुए थे, हम डायरेक्ट रेशो मेथड से कर सकते थे। अब की बार ओवरऑल वृद्धि दी हुई है 31.25% की वृद्धि। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा समझ सकते हैं, इसने बोला है पहले 20% की इंक्रीज किया है, तो पहले 20% की वृद्धि की है, फिर 25% की वृद्धि की है प्लस, और फिर बोलता है कि वृद्धि अथवा कमी की है x% की, और इसके करने के बाद ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर 31.25% की वृद्धि हुई है। 31.25% की वृद्धि हुई है, तो हमें x का मान बताना है क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप समझ पाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो 20% की बात कर ली जाए तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 से बढ़ के हमारे पास कितना हुआ है? 6। और 25% की वृद्धि फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 से बढ़ के कितना हुआ है? 5। और आगे बोलता है x%। आप सिंपली बोल सकते हैं x% को हम ऐसे लग सकते हैं कि यदि पहले a था तो a के बाद अब कितना हुआ है? b। यदि पहले a था तो अब कितना हुआ है? b। x% की बात कर ली जाती है। और ओवरऑल बोलता है कितने की वृद्धि है? 31.25। 31.25% की अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप सबको पता है कि 1/16 हमारे पास कितना होता है? 6.25। अगर इसमें सिंपली 5 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 31.25। तो यानी कि ये मेरे पास किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी? 5/16। सिंपल बता सकते हैं। तो यानी कि देखो अगर पहले 16 था तो अब 16 में 5 बढ़ने के बाद कितना हुआ है? 21। हमें निकालना है। अब देखो सिंपली जो कटता है काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। यानी कि अब अगर बात कर ली जाए तो हम दोनों की क्रॉस मल्टीपल गुणा करते थे, तो 2 की a में गुणा करेंगे 2a, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? सिंपली 3b। 2a/3b बराबर किसके होगा? 16/21। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे 21 को 7 बार, यानी कि a/b हमारे पास कितना आता है? 8/7। a/b का मतलब हमें समझना है कि यदि पहले 8 था तो अब 7 हुआ है, यदि पहले 8 था तो अब 7 हुआ है। कितने की कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई है किस पर? 8 पर। और परसेंटेज के लिए हम सिंपली 100% कर देंगे, तो 1/8 हमारे पास कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5% की हमारे पास क्या आएगी? कमी, क्योंकि माइनस में है तो कमी, और 12.5% की कमी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्यान्न पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। आप एक चीज समझना, देखो 40% खर्चा करता है एक साथ, 40% खाद्यान्न पर करता है, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर। यानी कि टोटल अगर परसेंटेज साइन लगा देते इतना टोटल वो खर्च करता है। तो सबका खर्च जोड़ लेते हैं। देखो 40
12 और 18 और 12 30, 70 और 5 75, यानी कि 75% तो वह टोटल खर्चा कर लेता है। तो बात कर लेते हैं उसके पास बचत कितनी है। तो बचता है उसके पास कितना, 25%। और आगे उसने बोला है कि वह 16,000 रुपए उधार लेता है। भाई 20,000 रुपए तो टोटल खर्चे करने थे, 16,000 रुपए उधार लिए, तो बचत कितनी बची है, 4,000। यानी कि 25% किसके बराबर, 4,000 के बराबर। क्योंकि हमें पता है 20,000 तो टोटल उसने पैसे लिए थे, खर्चा करना था, उसमें से 16,000 तो उसने ऋण लिया है, तो उसके पास कितने बचेंगे, 4,000। यानी कि 25% 4,000 के बराबर। तो 100% हमें बताना है, तो 4 से गुणा इधर कर देंगे और 4 से गुणा इधर कर देंगे, तो 4 के 4 में गुणा करेंगे 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,000, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी। राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर और 13% मनोरंजन पर और 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 24,827 है, तो उसका मासिक हमें बताना है। तो उसका मासिक बचत जो है वो है 24,827 है, तो मासिक वेतन कितना है ये हमें बताना है। तो अभी आप समझे कि टोटल उसने खर्चा कितना किया है। देखो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि शेष का इतना % उसने खर्च किया है, पर इसमें कहीं भी शेष का जिक्र नहीं है, तो ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। तो आप सभी को जोड़ दो, 25 और 16 हम जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 16 जोड़ेंगे 41 और 9 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 में 9 जोड़ते हैं तो 50 और 13 63, यानी कि टोटल 63% उसका खर्च है। अगर कुछ कुल खर्च की बात कर जाए तो कितना हो जाएगा, 63%। सिंपली आप सबको जोड़ सकते हैं। देखो आप कोशिश करना चीजों को माइंडली कैलकुलेशन करने की, माइंडली जोड़ने की। आप ऐसे मत करना कि 25 जोड़ 25 प्लस 16 प्लस 13 और प्लस 9 और फिर आप इन जोड़ को सबको लिखते हैं 63%। हमें प्रैक्टिस करनी है कि इन डाटाओं को हम माइंडली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखो 63% तो उसने खर्चा किया है, 100% टोटल इनकम होती है, उसमें से 63% खर्च हुआ है, तो बचत जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि सेविंग की बात करी जाए तो कितनी हो जाएगी, 37%। बचत 37% है, पर उसने बचत जो दी गई है वो कितनी दे रखी है, 24,827, यानी कि 37% किसके बराबर होगा, 24,827। अब हमसे सिंपली पूछा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास इनकम कितनी होती है, 100%। तो आप यहाँ पे डिजिट सम लगा सकते हैं। देखो 7 और 3 10, यानी कि 1% का अगर मान निकालने तो हमारे पास कितना होगा, 24,827 बटे 37, और 100% का मान निकालना है तो इधर से 100 से गुणा कर देंगे, तो आप सिंपल इधर भी किससे गुणा कर दो, 100 से। इस कैलकुलेशन में हम डिजिट सम लगाएंगे। डिजिट सम में समझते हैं क्या होता है। देखो डिजिट सम मैंने पहले भी समझाया है कि 2 डिजिट का योग करो और जिनके जोड़ने के बाद 9 आता है उसे हटा सकते हैं। देखो 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। 14 का डिजिट सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। और नीचे बात कर लीजिए 7 और 3 10, 10 का डिजिट सम हमारे पास 1, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 5। जिसका डिजिट सम 5 है वही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 5 और 3 8 8 8 16, 16 का डिजिट सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 9 खत्म हुआ, 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम 2, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो 7 और 3 10 और 1 11, 7 और 3 10 11, 11 का डिजिट सम भी 2, ये भी नहीं होगा। और ये हमें चेक भी नहीं करना, ये हमारा आंसर होगा। चाहे आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो 6 और 1 7 और 7 14, 14 ना आपस में जोड़ेंगे तो हमारा डिजिट सम कितना आएगा, 5। जब आपके पास ऐसी कैलकुलेशन है तो आप वहां पर डिजिट सम का यूज कर सकते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष का, देखो अब की बारी क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किया है उसमें कहीं भी शेष वर्ड नहीं था, अब की बार क्या है, शेष का। तो शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। फिर से उसने बोला है शेष। तो देखो जब भी आपके शेष का जिक्र हो तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, हम दोनों तरीके समझाएंगे। पहले आप उसे 100 मान के कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर मान लेते हैं उसकी इनकम 100 थी, तो 100 में से मासिक वेतन का 40% भोजन पर कर दिया, तो 100 का अगर 40% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना है, 60। अब यानी कि शेष 60 बचा है और शेष का 1/3, तो 60 का 1/3 मेरे पास कितना होगा, सिंपली 20। भाई 60 का 1/3 कितना होता है, 20।
20 खर्च करने के बाद अब उसके पास बचते हैं 40। और आगे बोलता है कि वह प्रति माह 4500 बचाता है, पर 4500 कब बचाता है? जब भोजन और परिवहन पर खर्च के बाद शेष के आधे के बराबर है। यानी कि टोटल अभी खर्चा कितना बचा हुआ है मेरे पास? 40। और आगे बोलता है कि इसके आधे के बराबर है, यानी कि हमने किस पे खर्चा कर लिया? भोजन पर, और ये किस पे कर लिया? परिवहन पर। करने के बाद जो बचा है 40, इसका आधा, यानी कि 40 का आधा 20। और 20 जो है ये बचत है, क्योंकि 20 खर्चा करता है तो 20 बचत है। और 20 किसके बराबर है? 4500 के बराबर। और हमसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो हम सिंपली, क्योंकि इनका हमने 100 मानना हुआ है, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। तो आप इधर भी 5 से गुणा कर दोगे, और 45 पंजे हमारे पास कितना होता है? 225, और 2 जीरो और आ जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22,500, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो आपके पास है रेशो मेथड। आप इसे रेशो से भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे। इसने बोला है वह आदमी 40% का भोजन पर खर्च करता है। देखना, 40% भोजन पर खर्च करता है, और जब भी शेष वर्ड आया, 40% की फ्रैक्शन की बात कर ली जाए तो 40% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी होती है? 2/5। यानी कि यदि पहले उसके पास इनकम थी तो अब हमारे पास कितना बचेगा? 5 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बचता है? 3। आगे बोलता है कि वह 1/3 करता है। 1/3 का मतलब क्या है? यदि वह 3 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए में से 1 कम कर देगा तो कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 3 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचता है? 2। और आगे बोलता है वह आधे के बराबर। आधा का मतलब होता है 50%, और 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी कि 2 से 1 कर देंगे तो बचत हमारे बचेगी 1। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे पास इनिशियल आता है, ये फाइनल वैल्यू बचती है। आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हो। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यदि पहले उसकी इनकम 5 थी तो आज कितनी है? 1 है। 5 है तो बचत कितनी है? 1, पर 1 नहीं है। 1 यूनिट किसके बराबर है? ये हमारे पास जो रेशो आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये इनकम का, आय का, और ये लास्ट में किसका बचेगा? बचत का। ठीक, क्योंकि हमने सिंपली समझाया। देखो, 5 रुपए आई थी तो 2 तो खर्चा हुआ है ना, तो बचत कितनी है? 3। तो ये इनकम का रेशो है, ये किसका आया? बचत का। तो यानी कि बचत हमारे पास 1 यूनिट है, पर 1 यूनिट नहीं, बचत कितनी दी है? 4500। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा? 4500। और इनकम हमारी कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 से गुणा इधर कर देंगे और 5 से गुणा इधर कर देंगे, तो 45 सेम हमारे पास कितना आ जाएगा? 22,500। आप इसे कैसे भी कर सकते हो। देखो, रेशो मेथड वहां पे यूज करना है जहां पर शेष शब्द दिया है। अगर शेष शब्द नहीं दिया है तो पहला बेसिक लैंग्वेज का क्वेश्चन बनेगा, जो हमने इससे पहले सोल्व किया है। और जब भी क्वेश्चन में शेष क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डाटा डिफिकल्ट होता तो रेशो मेथड करना आपकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, यात्रा पर शेष का, देखो फिर से वर्ड क्या है? शेष का 18 से 3/4%, और शेष 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यानी कि आय का भोजन पर खर्च करता है 12.5%, यात्रा पर खर्च करता है 18 से 3/4%, और 20% किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे। और उसका कुल खर्च दिया है 3450 रुपए। उसकी कुल मासिक आय हमें ज्ञात करनी है कितनी है। तो आप यहाँ पे एक चीज सिंपल समझेंगे। देखो, आप सभी ने पता है 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास 1/8। इसका मतलब देखो, हमारे पास जो फाइनल रेशो बचता है आय का, और बचता है किसका? बचत का। यानी कि अगर 8 रुपए उसकी इनकम है तो 1 रुपया उसने खर्चा किया, तो 8 में से 1 बचत कितनी करेगा? 7 की। और आगे बोलता है 18 से 3/4% यात्रा पर। देखो, 18 से 3/4 को हम लिख सकते हैं, 3/4 होता है 0.75। और ये आप सभी को पता है कि इसे हम सिंपली ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो, इधर समझेंगे, हम सिंपली बोल देते हैं 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो देखो 18.75 आ जाएगा क्या? तो यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होगी? 3/16 की। यानी कि अब उससे यात्रा पर 16 रुपए खर्च करता है, 16 रुपए का है, तो 3 के खर्चा होने के बाद बचत कितनी है? 13 की। और आगे दिया है शिक्षा पर 20%, 20% की फ्रैक्शन 5, 1/5, 5 में से कम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। अब हम सिंपली से डिवाइड कर देंगे। देखो, 4 से 8 बार 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास किधर कितना बचता है? 160, और इधर कितना हो जाएगा? 13×7=91। जो हमारे पास रेशो आया है ये आय का और बचत का है, और क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है किसका? खर्चा। तो आप समझ सकते हो, यदि 160 रुपए उसकी इनकम थी,
91 रुपये उसने बचत की है, तो आप आय में से अगर बचत घटाएंगे तो आपके पास खर्च बचेगा, और खर्च आपके पास कितना होगा, सिंपली 69, यानी कि ये आपके पास क्या है, खर्च। भाई आय में से बचत माइनस करने के बाद आपके पास खर्च बचेगा 69 यूनिट, पर खर्च कितना दिया है, 3450, यानी कि 69 किसके बराबर, 3450 के बराबर। और 1 यूनिट का मान अगर हम यहां से निकालते, देखो पूरा बार कितनी बार कट रहा है, 50 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। हमने कैसे चेक किया कि 50, देखो 9 में किससे गुणा करेंगे, लास्ट में 5, तो 5 से काटा 45 का 5 आया, और 30 और 4 हासिल थे तो 34, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 50 के बराबर। और हमसे पूछा है कि कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी थी, इनकम कितनी है उसकी, 160, यानी कि 160 यूनिट का मान निकालना है, तो 160 से उधर गुणा कर देंगे, और 160 से इधर गुणा करेंगे, तो 16 पंजे 80, यानी कि मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा, 8000। उस पर्सन की इनकम कितनी है, 8000, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई।